हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन। अब हम लोगों को पढ़ना है आज आपके साथ राउल्ट्स लॉ। लास्ट प्रीवियस सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हेनरीज लॉ, और उसके बाद मैंने बताया था कि अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के टर्म्स में। जब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि वेपर प्रेशर से ही जनरेट हुआ था राउल्ट्स लॉ। तो अब आपको होपफुली पूरा की पूरा सेशन जो है वो राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे समझना है। अब यहाँ जो हम बात करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। आई रिपीट इट अगेन, बाइनरी सॉल्यूशंस। और बाइनरी सॉल्यूशन मैंने पहले ही बताया था, अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। सिंपली हमें पता है, साथ साथ एक और चीज जो याद रखनी है वो क्या है कि यहाँ नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए आप इसको अप्लाई करेंगे। सो अब यहाँ पर आपको इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, राउल्ट्स लॉ। चलिए, अब सबसे पहले राउल्ट्स लॉ बहुत सुन लिया। कौन है ये जनाब? थे ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नेम पे इसको लॉ को दे दिया। ठीक है, प्रपोज कर दिया अपने नेमिंग पे। पहले वाले सारे साइंटिस्ट यही करते आए हैं। तो इन्होंने क्या कहा, राउल्ट्स लॉ हमेशा एक चीज कहता है, पहले बड़े ध्यान से टर्मिनोलॉजीज पर गौर करना, कि जो वेपर प्रेशर है बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, मैं बात कर रही हूं, फिर से वही चीज बोल रही हूं कि वेपर प्रेशर जो है बाइनरी सॉल्यूशंस का, और वो भी किसके अंदर? वॉलेटाइल लिक्विड्स के अंदर। ठीक है, अब आप इसमें ये कहेंगे, पहले इन तीन टर्म्स को लिखो। क्या कहा मैंने? वॉलेटाइल लिक्विड, या फिर सॉल्यूशन कह सकती हूं मैं। दूसरी चीज बाइनरी सॉल्यूशन, जिससे कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार लिख लो इनको। और तीसरा टर्म मैंने बोला वेपर प्रेशर। और एक टर्म यहां पर आगे चल के रिलेट करोगे, दैट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इंडिविजुअली अगर इन चीजों को मैं डिस्कस करूं तो होपफुली हमें पता है। अब क्या है राउल्ट्स लॉ? क्या कहता है? इन चारों का कॉम्बिनेशन ही राउल्ट्स लॉ है। और वो क्या कहता है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो, यहां मैंने 4 से 5 टर्म्स आपको लिखी और उन्हीं को मिला के मैंने डेफिनेशन बना दी है। यहां पर क्या कहा मैंने? The partial vapor pressure of each component in a volatile liquid solution is directly proportional to its mole fraction. तो चलो इसको मैं आपको रिलेशन बेसिस भी बताती हूँ। अगर मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में बात कर रही हूँ तो मैंने सीधा सीधा बोला पार्शियल प्रेशर भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, हेनरीज लॉ में भी हमने क्या पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और वहां आपने कांस्टेंट दे दिया था KH, दैट रिप्रेजेंट्स हेनरीज लॉ। तो यहां पर भी बात तो वही सिमिलर है, लेकिन वो जो पार्शियल प्रेशर है वो वॉलेटाइल लिक्विड्स के सेंस में चेक करना है और नॉन वॉलेटाइल के लिक्विड के सेंस में भी आपको चेक करना है। तो अब देखो, अब मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में अब मैं इंडिविजुअली कंपोनेंट के बेसिस पे अब इसको डिराइव करूंगी। तो आपको पहले डेफिनेशन समझ में आई? क्या है? फिर से रिपीट कर रही हूं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सो वी रिप्रेजेंटेड इट एज P is directly proportional to X। और इस कांस्टेंट को हटाना चाहें तो हमें अच्छे से आता है कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। ठीक है, अब आओ, अब मैं इसको कंपोनेंट के बेसिस पे डेरिवेशन इसका स्टार्ट करूंगी। तो 1 to 1 स्टेप हमको यहाँ पर समझना है। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मैं दो चीजें लेके चलूं। दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है। लाइकवाइज एक कंपोनेंट है A, दूसरा कंपोनेंट क्या है मेरा? B। ठीक है, तो अगर मैं A के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, तो क्या मैं इसको डिनोट कर सकती हूं बाय XA एंड इन द टर्म्स ऑफ B रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली XB। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इसी को अगर आप इसके टर्म्स में लिखेंगे तो फॉर्मूलेशन में लिख सकती हूं Na इज इक्वल्स टू A के टर्म में। ये लीजिए, मैंने रिलेशन आपके सामने लिख दिया। ऐसे ही आप B के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बात चल रही है यहां पर, सिंपली सा। अब यहां से आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि अगर पार्शियल प्रेशर बिहेव कर रहा है आइडियल गैस की तरह, सी क्या याद रखोगे कि यहां पर अगर पार्शियल प्रेशर लिख रही हूं मैं, प्लीज नोट इट डाउन, पार्शियल प्रेशर बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो
आपको कौन सा लॉ याद रखना है? याद आया डाल्टन्स लॉ जो हमने पढ़ा था? तो आपको यहां पर इस फॉर्मुलेशन को डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पिक करना है। तो अगर मैं पूछूं तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सेम वही डेरिवेशन पैटर्न में आपको मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट्स की वैल्यूज को पुट करना है। तो सिंपली मैं यही कहूंगी P विल बी इक्वल्स टू P A प्लस P B, और दोनों के मोल फ्रैक्शन वैल्यूज आपको अभी मैंने बताई, XA इन टर्म्स ऑफ A प्लस P नॉट A एंड XB इन टर्म्स ऑफ B विद P नॉट B। यही है। तो यहां से आपने इसको डाल्टन्स के फॉर्मेट से भी लिख लिया। अब हमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राउल्ट्स लॉ जी, तो राउल्ट्स में इन जनाब ने बोला कि आप टोटल प्रेशर ही निकाल लीजिए। तो इस पार्शियल प्रेशर से ही आप टोटल प्रेशर की तरफ प्रोसीड किए। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय PI इज इक्वल्स टू, ये लो, और इसको आप और कैसे फर्दर डिनोट कर सकते हैं? बाय द समेशन, दैट मीन्स PI इज इक्वल्स टू नॉट साई P नॉट I। ठीक है, अब हम पूरा डेरिवेशन 1 to 1 चेक करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा फ्रैक्शन वे में बता दिया है कि यहाँ आप इसकी फॉर्मुलेशन किस बेसिस पे निकालेंगे। दो कंपोनेंट्स लिए हैं, दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग रिलेशन लिखेंगे, फिर उस रिलेशन से हम हमारा, क्योंकि हमने कहा जो पार्शियल प्रेशर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आइडियल गैस की तरह। तो यहाँ पर आपको डाल्टन्स लॉ पुट करना होगा। डाल्टन्स लॉ में वैल्यूज को रखते ही आपके पास टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब चलते हैं 1 to 1 स्टेप प्रोसेस से। आओ, सो यहां तक हमने कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स partial pressure, the total pressure over the solution phase in the container is equal to the sum of the partial pressure of the solution component। यही कहा मैंने कि जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? कंपोनेंट्स के प्रेशर के इक्वल। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ P टोटल विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2, या फिर A या B ले लीजिए, जो भी आपका मन करे। और इस टोटल को ही आप रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय द फॉर्म I। ये लो, अब देखो, अब यहाँ से अब इस वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो आप सिंपल सा कहेंगे, जो मैंने अभी आपको A और B के टर्म में समझाई थी वही यहाँ पे रिलेशन हमने P1 और P2 के रिस्पेक्ट में लिया। कोई चेंज नहीं है। तुम्हारा मन करे XY ले लो, तुम्हारा मन करे नाम लिख लो यहाँ पर अपने, जो दो दोस्त हो दोनों पार्शियल प्रेशर बन जाओ, मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज अपने नेम के अकॉर्डिंग लिख लो और अपना अपना नाम लिख लो। तुम्हें इतना मजा आ रहा है तो कैसे भी करो, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना है। बाइनरी कंपोनेंट्स तुम लोगो, आ जाओ। क्या क्या? टोटल इज इक्वल्स टू x1 P01 एंड P02। अब आओ, अब इधर से क्या मैं एक वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो देखो मेरे पास ये आया 1 माइनस x2 P01 प्लस x2 P02। अब यहाँ से मैंने इसको ले लिया इधर, इतना तो आता है ना सिंपली, तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 कॉमन ले लिया हमने x। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अब मैं बात करूँगी, किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अब हम क्या करेंगे? प्लॉट बनाएंगे एक। अब प्लॉट मतलब ग्राफ की बात हो रही है, किस किस के अगेंस्ट? एक तो वेपर प्रेशर और दूसरा मोल फ्रैक्शन, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाय द फॉर्म x। तो अब मेरी बात सुनो, एक बार एक शॉर्ट में चीज़ समझाती हूँ। अगर मैंने कहा यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज ले रही हूँ, यहाँ मेरा वेपर प्रेशर है, और मैंने मान लिया इन टर्म्स ऑफ A या फिर तुम्हारे टर्म्स में 1 या फिर तुम्हारे नेम x y z एंड सो ऑन, कुछ भी। मैंने कहा यहाँ से अगर पार्शियल प्रेशर की टर्म में 0 ले रही हूँ तो ठीक है, जैसे ही मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कंडीशंस पे बात कर रही हूँ तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका पॉइंट आया ग्राफ। ठीक है, तो मैंने कह दिया दैट विल बी इक्वल्स टू 1। हो गया। अब आपने कहा कि ठीक है मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अब मैंने बोला दूसरा ग्राफ क्यों बनाऊँ, मैं एक और वैल्यू यहीं देख लेते हैं, B की वैल्यू। तो अब मैंने जब यहाँ से इसमें A को इनिशियल में यहाँ से 0 लिया तो मैं B को भी यहीं से इनिशिएट नहीं कर सकती, तो मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर B मेरा हो जाएगा 1। कैसे होगा? लेकिन ये किस में जाएगा? इससे लो में। तो मान लो मेरा B आ गया यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक साथ कर्व भी दिखा सकते हैं, और ये कर्व जो होता है किस अकॉर्डिंग होता है? नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। हम दोनों को इंडिविजुअली अभी डिस्कस करेंगे। तो अब ये कंफ्यूज नहीं होना है ये कि ये क्रॉस प्लॉट कैसे आता है। ठीक है, चलो
अब आओ, तो अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की वेपर फेज के अंदर। आपने अभी मैंने बोला कि हमने डाल्टन्स लॉ यूज़ किया है। पहली चीज़ तो जहाँ पर आपने कहा y1 और y2, जैसे मैंने लिए थे x, आपने ले लिए y1 और y2 मेरे क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स के, 2 कंपोनेंट्स हैं, तो 1 and 2। अब यहाँ पर अगर आप इसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 विल बी इक्वल्स टू y1 p टोटल एंड P2 इक्वल्स टू y2 p टोटल। सिंपल रिलेशनशिप है ये तो। अब यहां से आप देखोगे कि आपके पास जो फॉर्मूला आता है इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर, दैट विल बी इक्वल्स टू Pi विल बी इक्वल्स टू Yi p टोटल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है रिलेशन में। अभी सीधा सीधा सिर्फ आपने मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को असाइन किया है। अब आओ आगे। अब आपको चेक करना है वेपर प्रेशर को सॉल्यूशंस में, सॉलिड्स इन लिक्विड्स के अंदर। पहली चीज तो क्या कह रही हूं मैं, सॉलिड्स इन लिक्विड, दैट मींस कि आपको राउल्ट्स लॉ किस पे अप्लाई करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के ऊपर। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बहुत बार पूछा गया है, वेपर प्रेशर के टर्म्स में, राउल्ट्स लॉ के टर्म में। जब सॉलिड्स इन लिक्विड्स के अंदर आप वेपर प्रेशर की टर्म्स का चेक कर रहे हैं तो आप उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, आप देखो यहां पर क्या करोगे, जब आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि आपको इन द एंड क्या बनाना है, सॉल्यूशन। ये लीजिए, तो मैंने कहा यहां जो मेरा सॉल्यूट है वो मैंने क्या ले लिया है, नॉन वोलेटाइल कोई भी लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। और ये अभी पिक्चराइजेशन में आपको ड्रामेटिकली नहीं, डायग्रामेटिकली पूरा समझाऊंगी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बेसिस पे। अब सॉल्वेंट नहीं, यहां आप क्या ले रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन में आप इस चीज को चेक करोगे कि कैसे सरफेस से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो लीव करेंगे। और वहां पर आप देखोगे कि यहां पर जब वो सॉल्वेंट से सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स हैं लीव करेंगे तो वहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म कि क्या होगा अगर ऐसा हो रहा है। तो सरफेस से अगर पार्टिकल्स मूव ऑन कर रहे हैं, वो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो भी हमने कहा है नॉन वोलेटाइल, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा मेरे सॉल्यूशन के ऊपर, तो फर्क ये पड़ेगा कि आप वहां पर वेपर प्रेशर के अंदर डिक्रीज देखेंगे। कैसे देखेंगे, अभी प्रेजेंट करते हैं। आओ, सबसे पहले आप क्या करोगे कि सॉल्वेंट की ड्रॉप लोगे, ड्रॉप जो है सॉल्वेंट की, और वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर। ये मैंने अभी बताया। अब कंपोजिशन पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है कि कंपोजिशन क्या है, सिर्फ आपको चेक करना है कि क्या ऐसा एग्जैक्टली होता है जो राउल्ट्स लॉ ने प्रूव किया इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर कहते हो कि राउल्ट्स लॉ जी ने कहा कि ये मोस्ट जनरल फॉर्म है कि जहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर जो है ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये तो उन्होंने कहा ही है बार बार। चलो अब देखो यहाँ पर एक कंटेनर मैंने लिया है ये प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, क्या कहा मैंने, एक कंपोनेंट है मेरा पूरा कंटेनर प्योर सॉल्वेंट का, दूसरे कंटेनर में मैंने लिया है सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यानी कि आप कह सकते हैं सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो ये कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये जो प्योर सॉल्वेंट का कंटेनर है और मैंने इसको कवर कर रखा है। ठीक है, दिस इज एन बेल जार मेथड प्रोसेस। तो आपने जब इस प्रोसेस में देखा कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब इस लेयर के सरफेस से डिटैच होना शुरू कर रहे हैं, सी यहाँ से इनका डिटैचमेंट आपको शो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपराइजेशन। ये डिटैचमेंट किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, वेपराइजेशन के प्रोसेस में। तो वहीं पर आपको दिखने को ये भी मिल रहा है, सी द पिक्चर, कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये लो, अब इसके साथ ही इस दूसरे वाले पार्ट पे आओ। इस वाले डिग्राम में देखिए कि यहाँ जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स हैं। पहला तो मैंने ये बोला वहाँ सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे, यहाँ सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, दोनों पार्टिकल्स हैं। तो आप देखिए ये जो लेयर है, जो सरफेस है, सॉल्यूट पार्टिकल्स नो डाउट यहाँ से वेपराइज स्टेट में सरफेस को लीव करेंगे, बट नॉट इन दैट मच अमाउंट, क्योंकि ये यहाँ पर बाइनरी मिक्सचर बना रहे हैं विद द फ्यूजन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो आप देखिए इस सरफेस लेयर पे यहां पर आपको दोनों के कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं, सी सॉल्यूट
सॉल्वेंट, सल्यूट, सॉल्वेंट, सल्यूट, सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। नो डाउट कि यहाँ भी जैसे सेम वेपोराइजेशन फेज था वहाँ भी था, लेकिन उस प्रोसेस में वो वेपोराइजेशन प्रोसेस कम है, सो दैट द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज इज वेरी लो इन द केस ऑफ सोल्यूशन, व्हाइल इन द केस ऑफ सॉल्वेंट इट इज अप टू द एक्सट्रीम कंडीशंस। तो अब दोनों डायग्राम से आप इस चीज़ को बता पाएंगे, समझ में आई है बात। चलिए अब यहाँ से देखो, अभी मैंने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। तो मैंने 1 के रिस्पेक्ट में ले लिया, 2 कंपोनेंट्स है ना, तो यहाँ से मेरे पास आ गया P1 क्या आ गया, x1 P01। अब राउल्स लॉ क्या कहता है आपको कि जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन की वो वेरी करेगी। अब वेरी कैसे करेगी, वेरी करेगी लीनियरली 0 से लेके अप टू द प्योर सॉल्वेंट के फॉर्मेशन तक। ठीक है, अब इसको आप चेक करो कैसे। अब इसको हम चेक करेंगे 2 तरीके के बिहेवियर से, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बिहाफ पे। क्या कहा मैंने, आइडियल और नॉन आइडियल। अभी तक आपको पूरा की पूरा पिक्चराइजेशन समझ में आ गया कि व्हाट राउल्स लॉ स्टेटेड। हमने सारी चीज़ देख ली, अब हम इनको 1 to 1 अप्लाई करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस पे। तो सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन स्टार्ट कर लें। तो देखो आइडियल सोल्यूशन होता ही क्या है, जहां पर ईच कंपोनेंट फॉलो करे पहली तो चीज़ राउल्स लॉ को, दूसरी चीज़ ये है वहाँ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस सब पे वेरी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन वही कहलाएगा जो हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये नहीं कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया तो राउल्स लॉ को वेरी करेगा, तो फिर वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब कभी भी हम आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारी डेल्टा H और डेल्टा V की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ जो मिक्सिंग लिखा गया है दैट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कंपोनेंट्स, वो हमेशा 0 होगी। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेज, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, तो मैं A और B उनको नेमिंग कर सकती हूँ क्योंकि मुझे शो करना है अट्रैक्शन यहाँ पर। सी, मैंने हमेशा कहा है इन द केस ऑफ डायपोल्स ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, बट इन द केस ऑफ सोल्यूशनरी फेज नेवर ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो आओ अब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस चेक करनी है इन द कंपोनेंट दिस एंड द कंपोनेंट दिस। ठीक है, अब आपने कहा कि अगर मैं इनके अट्रैक्शन को यहाँ चेक करूँ तो आपको एक रफली आइडिया मिलता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल के बाइनरी कॉम्पोजिशन का ही पार्ट है। आओ, जैसे अगर मैं कहूँ कि बेंजीन और टॉलिन, एनेक्सेन और हेनेप्टेन, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं ये बाइनरी कॉम्पोजिशन के होते हैं और देयर इज सम अट्रैक्शन फोर्सेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ। अब आओ, अब इसी के साथ किसके चेक करोगे, आइडियल की कंडीशन देख ली कि हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन की कंडीशन पर फॉलो करना चाहिए राउल्स लॉ। नॉन आइडियल की कंडीशन क्या कहती है कि जो डेविएट कर दे मतलब वेरिएट हो जाए, जहाँ पर डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएं कि जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब वो रेंज हो सकती है कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी और टेम्परेचर के बेसिस पे भी, लेकिन मोस्टली यहाँ जो इम्पैक्ट होता है वो होता है कंसंट्रेशन का, क्योंकि आप बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस के बेसिस पे, और सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट की मिक्सिंग होती है वो टोटली डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशंस। ठीक है, अब आओ, अब यहाँ से अभी मैंने आपको जो एक ग्राफ समझाया वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के बिहाफ पे, आपने डेविएशन देखा था। अब हमको उसी ग्राफ को 2 फॉर्म्स में पढ़ना है, वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड अनदर इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पिक करोगे, समझो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ पॉजिटिव डेविएशन के बिहाफ पे, वो भी राउल्स लॉ से। तो सुनो, जो फोर्सेज हैं सल्यूट और सॉल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में, लाइकवाइज मैंने कहा सल्यूट एंड सल्यूट, और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं Sl से। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर लो SO से। तो आपसे मैंने कहा जो फोर्सेस हैं सल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट के बीच में, वो वीकर हैं किससे, सॉल्वेंट और सल्यूट से, क्योंकि वो होल ओवर मिक्सचर है सॉल्यूशन का। ये किससे है, वीकर है। ये लो, तो एक रिलेशन ये आ गया मेरे पास, आया या नहीं, हमारा कॉम्पोजिशन है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपने कहा कि मैं वेपर प्रेशर को हाई कर देती हूं, सी द थिंग, पॉजिटिव डेविएशन में बात चल रही है, क्योंकि अभी कहा कि जो फोर्सेस हैं ये वीकर हैं,
सल्यूट और सॉल्वेंट वाले से। तो मैंने आपको एक कंडीशन दी है कि अगर यहां मैं वेपर प्रेशर हाई कर देती हूं, तो अभी तो आपने कहा था कि आइडियल के केस में जो हम पढ़ रहे थे वहां डेल्टा एच और डेल्टा वी 0 होता है, लेकिन मैंने फिर से वही कहा कि मेरी कंडीशन है मैं वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रही हूं, सो दैट डेल्टा एच एंड डेल्टा वी ऑल्सो इंक्रीजेज इन टर्म्स ऑफ 0। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। आओ अब देखो एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है पॉजिटिव डेविएशंस के केस में, इथेनॉल विद एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। तो एग्जाम्पल याद रखना। अब आ जाओ, दोनों ग्राफ देखो, दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस ग्राफ को देखो, देखो एक पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव, मैंने दोनों डेविएशंस एक साथ बना दिया आपको। तो पॉजिटिव वाले के अंदर अभी मैंने आपको कहा था ए और बी के रिस्पेक्ट में, हमने कोई बात नहीं यहाँ पर x1 और x2 के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो जब मैंने इनिशियल में 0 से स्टार्ट किया, जैसे ही इसका फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ ये जो पॉइंट आता है सी, आपने क्या कहा, क्या चेंज आया, x1 टू x0। अब मैं साथ में ही इसी पॉजिटिव डेविएशन में दूसरे वाले मोल फ्रैक्शन को भी चेक कर लेती हूँ। तो मैं सेम जगह पे दोनों को इनिशिएट नहीं करा सकती, तो मैं इस वाले पार्ट से इनिशिएट करा लेती हूँ इसको। तो लेट अस अज्यूम दैट विल बी x2 विल बी 0 इन द केस ऑफ दिस पार्ट। तो यहाँ से जब इसका आप डेविएशन देखेंगे तो आपने देखा यहाँ आया इसका पॉइंट, तो मैंने कहा ये पॉइंट हो गया x2 इक्वल्स टू 1। तो आप कहेंगे हमेशा पॉजिटिव डेविएशन के केस में ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग मैनर में जाएगा। और अगर आपको पूछ लिया जाता है इसका कंबाइन फॉर्म, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कंबाइन फॉर्म क्या है कि अगर P1 P2 है तो दैट P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये लो, बता दोगे, ये जो लाइन शो कर रही है दोनों की कॉम्पोजिशन की। इसी तरीके से सेम नेगेटिव का है, नेगेटिव में क्या होगा, डाउनफॉल, बस दैट्स इट इन द केस ऑफ P1, इन द केस ऑफ P2। और ये क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल्स टू P2 माइनस P1। ये लो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आओ, अब नेगेटिव डेविएशन हमने ग्राफ समझ लिया है, पता तो हमें चली गया कि सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी अदर टू से। वहाँ क्या था, सॉल्वेंट सॉल्यूट के केस में वो दोनों वीक थे, यहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूट फॉल्यूबल स्ट्रॉन्गर होगी दोनों से, और वेपर प्रेशर लो होगा। वहाँ हमने वेपर प्रेशर की कंडीशन क्या की थी, हाई, यहाँ क्या कर रहे हैं, लो। तो डेल्टा एच और डेल्टा वी मेरे क्या हो जाएंगे, लेस देन 0। आ जाओ, एग्जाम्पल्स क्या है, फिनॉल एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड सो ऑन। ये देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में भी मैंने यहाँ पर आपको एक बॉन्डिंग दिखाई है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कर लोगे, चलो अब यहाँ से एक और टर्म पढ़नी है, राउल्ट्स लॉ तो हो गया कंप्लीट, लेकिन यहाँ से आपको एक टर्म पढ़नी है, दैट इज एजियोट्रॉप्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, या फिर नॉर्मली आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स भी बाइनरी मिक्सचर्स हैं जिनमें सेम कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेजेस का। बस ये बात याद रखना, क्या कहा है मैंने, पहली चीज तो सेम कॉम्पोजिशन, दूसरी चीज लिक्विड और वेपर फेज का, और दोनों को सेम टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, उन्हीं को कहा जाता है एजियोट्रॉप। तो अगर इसको शॉर्टाइज करना है अपन को, तो कैसे ट्रिक बनाएंगे इसकी, एजियोट्रॉप्स कौन है, लिक्विड और वेपर फेज, पहली चीज। दूसरी चीज सेम कॉम्पोजिशन, ठीक है। और तीसरी चीज कि बॉयल भी होंगे तो किस पे, सेम टेम्परेचर। ये लो, खत्म एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स के थोड़ा सा मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग फेज पे देख लो। सोल्यूशन विद अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अब समझ में आया, मिनिमम पॉजिटिव से आएगा, जो हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा राउल्ट्स लॉ का, वहाँ से तो हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलेगा, ठीक है। एन एजियोट्रॉप विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351.15 K, बहुत बार पूछा जाता है। इस फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 95% इथेनॉल। रट लेना इस एग्जाम्पल को, ये वैल्यू पूछी जाती है, और इथेनॉल की कंसंट्रेशन दैट इज 95% इथेनॉल। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको एजियोट्रॉप का भी कर्व दिखा दिया, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन दोनों आपके सामने है। इसमें मैं कोई चेंज करने वाली हूँ नहीं, सारी चीज़ लिखी है मिथेनॉल के रिस्पेक्ट में और क्लोरोफॉर्म के रिस्पेक्ट में। तो आप देखो यहाँ पर जो वेपर कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर जाके, क्योंकि यहाँ दोनों मिक्सिंग दिख रही है, तो दिस इज एन
एजियोट्रॉप, सेम वहाँ। चलो देख लेना इस ग्राफ से, वैसे आपका कोई इतना ताल्लुक है नहीं, बट पता होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बिहाफ पे। राउल्स लॉ में भी पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया। अब आओ, द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स कंपोजिशन लार्ज पॉजिटिव डेविएशंस इन दिस डायग्राम, जिसको आप कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे ही मैक्सिमम वाला क्या होगा, जिसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस से मिलेगा राउल्स लॉ से, और से क्या होगी गिवन कंपोजिशन पे। इसकी भी एग्जांपल याद रखना 393.5 केल्विन। और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सिंग क्या है 68%। वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन क्या होगा, नेगेटिव वेरिएंसेस से मिल रहा है, और हाईएस्ट बॉइलिंग एज हाईएस्ट पॉइंट एजियोट्रॉप होगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राउल्स लॉ कर लिया, एजियोट्रॉप उसी से आया है कि पॉजिटिव नेगेटिव से, बस याद रखना, ठीक है। हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा था, वहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक रह गए थे, तो उनको पढ़ लेते हैं। द नेचर ऑफ गैस डिटरमाइंस KH। लोअर जितनी सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में, उतनी ही ज़्यादा हायर वैल्यू होगी किसकी, KH की, गिवन प्रेशर कंडीशन पे। KH वैल्यूज़ क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं एज टेम्परेचर डिक्रीज। इससे क्या पता चलता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। और एप्लीकेशंस क्या थी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आपकी कोक, सॉफ्ट ड्रिंक, और मैंने आपको स्क्यूबा ड्राइवर्स का कॉज बताया था ड्यूरिंग अ डीप वाटर डाइव, क्लाइंबर्स एंड दोज, ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस का फूलना। सो ये सब इसी से है। चलो अब हेनरीज लॉ का स्पेसिफिक एग्जांपल क्या है राउल्स लॉ से। हेनरीज लॉ जी कहते हैं दिस पार्शियल प्रेशर directly proportional to mole fraction. One of the gases in a liquid solution is so volatile that it exists as a gas. It is soluble in water according to Henry's law. तो आपने ये लीजिए, यहाँ से आपने इसकी एप्लीकेशन से दोनों को क्लियर आउट भी कर लिया। हेनरी भी यही कहता था। सो एज अ रिजल्ट राउल्स लॉ बिकम स्पेसिफिक केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH, ये हेनरी कांस्टेंट था, इक्वल्स PI0। ठीक है, तो बस ये बात भी याद रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं। तो यहाँ तुम लोगों ने देखो हेनरी लॉ अलग से पढ़ाया गया, राउल्स लॉ पूरा अलग से पढ़ाया गया। अब हमको पढ़नी है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आएंगी सबकी थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग, तो ध्यान करके शांति से एक बार इसको पढ़ लेना। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं थी, दो डेविएशन देखने थे पॉजिटिव नेगेटिव, उसी के बेसिस पे हमने एजियोट्रॉप के डेविएशन देखे हैं। वहीं से तुम्हें हाईएस्ट और लोएस्ट पीक्स मिली थी, और पीक्स के अकॉर्डिंग तुमने मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग असाइन किया है। सेम हेनरी लॉ से ही वेपर प्रेशर के थ्रू राउल्स लॉ जनरेट हुआ है। दोनों के केस में बात सेम ही है, मोल फ्रैक्शन के बिहाफ पे देखते हो। सिर्फ इंपॉर्टेंट है तो वो ग्राफ और वो डेविएशन जो मैंने समझा दिए। तो प्लीज़ रिवाइज इट वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच।